Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए और इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का जो पार्ट 2 है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, उसका कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। शुरुआत हमने की है मनोविज्ञान साइकोलॉजी के यूनिट से, जो यूनिट नंबर 3 है। और यहाँ पे ये जो क्लासेस हैं ये पब्लिकली अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सबके लिए। यहाँ पे जो कोर्स कराया जा रहा है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेजेस में है। बाइलिंगुअल आपको यहाँ क्लासेस देखने को मिलेंगी। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब करते हैं आज की क्लास शुरू। आज है हमारी मनोविज्ञान की क्लास 7। इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और आपको वो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट का नाम है यूपीपीएससी HEO 2026 प्रिपरेशन। ठीक है, हम कंप्लीटली इसको यूपीपीएससी ने जो हमें आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका है, सेकंड, थर्ड हो चुका है और फोर्थ टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें हमने अधिगम कर लिया था यानी कि लर्निंग कर लिया था। इसमें हम कर चुके हैं प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन, क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। उसके बाद हमने स्मृति भी कर लिया था यानी कि मेमोरी। स्मृति में हमने किया था अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। और आज हम करेंगे विस्मरण, ठीक है, यानी कि फॉरगेटिंग। ये टॉपिक हमारा आज चलेगा और इसमें हम करेंगे विस्मरण के कारण यानी कि कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। और आज की इस क्लास में आपका टॉपिक नंबर 4 जो है सिलेबस का वो कंप्लीट हो जाएगा। So let's start with our topic today. तो हमारा आज का टॉपिक है विस्मरण यानी कि फॉरगेटिंग। अब विस्मरण होता क्या है, फॉरगेटिंग होता क्या है, हमने इससे पहले पढ़ा था स्मृति को, मेमोरी को। हमने पूरा प्रोसेस देखा था कि कैसे हमारी मेमोरी बनती है ना। पहले इंफॉर्मेशन एनकोड होती है यानी कि उसका कूट संकेतन होता है, फिर उसका भंडारण होता है, उसको स्टोर किया जाता है और बाद में उसे यूज़ किया जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है या उसका रिट्रीवल किया जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है तब तो ठीक है, यानी कि हमारी याददाश्त कायम है, हमें चीज़ें याद रह रही हैं। अब कई बार ये ऐसा होता है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं और करते करते कुछ चीज़ भूल जाते हैं कि अरे ये चीज़ याद नहीं आ रही है ना। आप अच्छे से तैयारी करके गए, आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी एग्ज़ाम में जाके जो चीज़ पढ़ी थी वही याद नहीं आती कई बार, है ना। हम सोचते हैं कि ये पढ़ा तो था, कहाँ पे था, क्या था, बट कुछ याद नहीं आ रहा होता। या हमें अपना कई बार फ़ोन नंबर नहीं याद आता, कभी किसी का नाम भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ हम अक्सर भूलते रहते हैं। और जब भी हम भूलते हैं तो आपने देखा होगा जनरली हम यही बोलते हैं याद नहीं आ रहा, है ना। हम ये नहीं बोलते कि मुझे पता नहीं। पता नहीं का मतलब क्या है कि वो चीज़ हमारी नॉलेज में ही नहीं है। याद नहीं आ रहा का मतलब कभी ना कभी वो हमारे नॉलेज में थी और आज हम उसे नहीं याद कर पा रहे हैं, है ना। आज हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो फॉरगेटिंग यही है कि ऐसी सूचना, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर करके तो रखी हुई थी अपने पास, हमने उसको एनकोड भी कर रखा था, हमने उसे स्टोर भी कर रखा था, लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो उस टाइम पे हम उसको पुनः प्राप्त नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ कहलाएगी कि हम वो इंफॉर्मेशन भूल गए, विस्मरण हो गया हमें। ठीक है, फॉरगेटिंग इज दिस प्रोसेस। ठीक है, सो विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने स्मृति तंत्र यानी अपने मेमोरी सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन पहले से उसमें कूट संकेतिक है और भंडारित है उसको पुनः याद करने में असमर्थ होता है। ठीक है, और पहले कभी ना कभी हमने वो चीज़ यूज़ की होती है ना, इसीलिए तो हमें ये भी याद होता है कि हमें याद थी लेकिन अब याद नहीं आ रही, है ना। हमने पढ़ा था कहीं पे, हमने ये चीज़ स्टोर की थी दिमाग में, लेकिन अब हमें वो चीज़ याद नहीं आ रही है।
ठीक है। और अगर जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, तो अब जैसे मैं अगर पूछूं आपसे फॉरगेटिंग को बताओ चाइनीज़ में क्या कहते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे मुझे याद नहीं आ रहा, आप ये कहोगे मुझे पता नहीं है ना, अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती है तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप इस केस में कहेंगे कि मुझे पता नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसी चीज़ पूछें जो आपने दिन में की हो या पहले कभी की हो या पढ़ी हो, याद हो की हो कभी किसी न किसी क्षण में, और फिर आप उसको अगर दोबारा से अपनी चेतना में नहीं ला पा रहे हैं, तब आप कहेंगे कि ये मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वह सूचना हमारे दिमाग में हमने स्टोर की करके रखी होती है, लेकिन हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर से याद नहीं कर पाते हैं, तब हम कहते हैं कि हम ये चीज़ भूल गए हैं, ठीक है। सो विस्मरण, स्मरण का मतलब याद रहना, विस्मरण मतलब भूल जाना, ठीक है। विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने स्मृति तंत्र में पहले से सुरक्षित, अपने स्मृति तंत्र यानी मेमोरी सिस्टम में पहले से सुरक्षित सुरक्षित का मतलब क्या, कूट संकेतन हो चुका है और उसका भंडारण हो चुका है, ठीक है। कूट संकेतिक एवं भंडारित, ठीक है। ऐसी जानकारी को पुनः याद करने में असमर्थ हो जाता है। सुरक्षित जानकारी को पुनः याद करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इसको, फॉरगेटिंग इज द इनएबिलिटी यानी असमर्थ होना, टू रिकॉल, है ना। जब हम उसको दोबारा याद करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिकॉल इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी हमने एनकोड कर रखी है और स्टोर कर रखी है, ठीक है। दैट वाज प्रीवियसली encoded and stored in our memory system, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फॉरगेटिंग की डेफिनेशन या फॉरगेटिंग का मीनिंग, ठीक है, कि फॉरगेटिंग क्या होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो जाता है, जब हमने उसको एनकोड कर लिया, उसको कूट संकेत कर लिया, अब उसको भंडारित भी कर लिया और कभी ना कभी हमने उसका यूज़ भी किया है, लेकिन फिर बाद में कभी ना कभी किसी क्षण ऐसा क्यों होता है, किसी मोमेंट में, किसी सिचुएशन में ऐसा क्यों होता है कि हम वो चीज़ भूल जाते हैं। जब ऑलरेडी हमारे मेमोरी में वो स्टोर है तो क्यों नहीं हम उसे रिकॉल कर पाते, क्यों नहीं हम उसे पुनः उपयोग कर पाते। ये हमें जानना है आज की इस क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग या विस्मरण के कारण ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए हम पहले पढ़ेंगे एक एक्सपेरिमेंट जो एक मनोवैज्ञानिक ने, एक साइकोलॉजिस्ट ने किया था। उसके बाद कुछ अलग अलग थ्योरी हैं जिन्होंने ये कारण बताए थे कि ऐसा क्यों होता है, कि हम क्यों भूल जाते हैं। तो ये आज की क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने ये डेफिनेशन नोट नहीं की है तो पहले आप ये कर लें, उसके बाद हम आगे करते हैं।
अब यहाँ पे हम एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि किया था हरमन एबिंगहॉस ने। ठीक है, ये इनका नाम था। ठीक है, ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि जर्मनी के ये मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो स्मृति के क्षेत्र में सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और विस्मरण का भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो मेमोरी और फॉरगेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मेमोरी और फॉरगेटिंग कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है, अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट टॉपिक हैं। अगर फॉरगेटिंग तभी होगी जब मेमोरी बनी होगी, है ना। तो हरमन एबिंगहॉस ने सबसे पहले मेमोरी और फॉरगेटिंग के फील्ड में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ही वॉज पायनियर इन दिस फील्ड। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा फील्ड, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग का। ठीक है, यानी स्मृति और विस्मरण का। सबसे पहले इन्होंने किया था। अब इन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया किस पे था, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने खुद पे ही किया था। ठीक है, ये खुद ही सब्जेक्ट थे अपने एक्सपेरिमेंट में, खुद ही व्यक्ति थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, खुद पे। एक्सपेरिमेंट ऑन सेल्फ, यानी कि खुद पर। ठीक है, और क्या जानने के लिए किया था, इन्होंने यही समझने के लिए किया था कि जो विस्मरण है वो कैसे होता है और कैसे हमारी मेमोरी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। और तो ये सब चीज़ें जानने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने खुद के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि हरमन एबिंगहॉस के एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट कौन था, व्यक्ति कौन था, तो वो खुद थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। और इन्होंने किया क्या था, बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने कुछ वर्ड्स बनाए और उनको याद किया। ठीक है, अब वो वर्ड्स कैसे बनाए, उन वर्ड्स को वर्ड्स नहीं कहेंगे, बेसिकली उनको कहेंगे नॉनसेंस सिलेबल। ठीक है, इन्होंने बनाए कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स। नॉनसेंस मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से कुछ निरर्थक शब्दों का निर्माण किया। ठीक है, ये हो गए आपके निरर्थक शब्द। ठीक है, ये निरर्थक शब्द कैसे बनाए इन्होंने और इसको क्या बोला जाता था, जैसे कि हमारे कॉन्सोनेंट एंड वोवल होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, है ना। तो इन्होंने इस तरीके से बनाया, ये फॉर्मेट लिया CVC। C का मतलब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, V का मतलब वोवेल और C का मतलब फिर से कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वोवेल हमारे कौन से होते हैं, A E I O U, ये हमारे वोवेल्स हैं, पता ही होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे वो बीच में कोई भी वोवेल लेते थे, जैसे सपोज किया एक ले लिया O, उसके दोनों तरफ लगा दिया कॉन्सोनेंट। ठीक है, सपोज यहाँ पे लिख दिया BOK। ठीक है, एक ये बन गया नॉनसेंस सिलेबल। दूसरा फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिया, यहाँ पे लिख दिया A। ठीक है, यहाँ पे D, यहाँ पे X, दूसरा ये बन गया। इसको क्या बोला इन्होंने, ये नॉनसेंस सिलेबल तो है ही, यानी कि निरर्थक शब्द तो है ही, इसको और क्या बोला गया, इनको बोला गया CVC ट्राईग्राम। ठीक है, CVC ट्राईग्राम इन्होंने इसको बोला, तो हिंदी में भी इसको CVC ट्राईग्राम ही बोलते हैं। ठीक है,
ऐसे इन्होंने 2300 के आसपास कुल 2300 शब्द बनाए लगभग, ठीक है। ऐसे ऐसे इन्होंने 2300 CVC ट्राइग्राम्स बनाए, ठीक। 2300 CVC ट्राइग्राम्स की इन्होंने लिस्ट बनाई इस तरीके से। अब ये लिस्ट उन्होंने बना ली, उसमें से कुछ ये शब्द लेते थे और उनको फिर वो याद करते थे, ठीक है। तो जब वो पूरे कंप्लीट याद हो जाते थे जो भी उन्होंने लिस्ट में लिए हैं, उसके बाद वो उसको छोड़ देते थे, ठीक है। बिना बायस के वो उसको याद करते थे और फिर उसको छोड़ने के बाद वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे चेक करते थे कि उनको कितना याद है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उन्होंने किस किस टाइम इंटरवल पे कैसे कैसे चेक किया। अब उन्होंने टेस्टिंग की यहाँ पे कि किस टाइम इंटरवल पे उनको कितना याद है। तो यहाँ पे इन्होंने लिया टाइम, ठीक है। फिर इन्होंने लिया रिटेंशन, यानी कि कितना जो है उनके दिमाग में ठहरा है, ठीक है, धारण कितना किया है। यहाँ पे रिटेंशन ये लिया था परसेंटेज में, और अगला बना फॉरगॉटन, ठीक है, जो कि भूल गए। ये भी लिया था परसेंटेज में, ठीक है। कुछ लिस्ट उन्होंने कुछ पर्टिकुलर, ये जो पूरी लिस्ट बनाई थी इसमें से कुछ पर्टिकुलर इन्होंने CVC ट्राइग्राम लिए, उसको याद किया, और ये एक्सपेरिमेंट बार बार इन्होंने किया था, है ना। तो पहले तो क्या हुआ, इमीडिएटली देखा, रिटेंशन मतलब कितना उसमें रहा था, ठीक है, धारण कितना हुआ था, और फॉरगेटिंग मतलब कितना विस्मरण हो गया। ठीक है, तो टाइम पहले तो लिया इन्होंने इमीडिएटली, कि तुरंत का टाइम लिया, कि जैसे याद किया, याद हो गया एकदम से, और फिर उसको चेक किया कि मुझे कितना याद है। तो इमीडिएटली चेक किया तो 100% याद था, ठीक है। तो रिटेंशन कितना हुआ इस केस में, 100%, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज का साइन मैं यहाँ दोबारा नहीं लगा रही हूँ, आप समझ जाओ, ऊपर मैंने लिख दिया है परसेंटेज, तो इसका मतलब ये सारे जो भी यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रही हूँ ये परसेंटेजेस में हैं, ठीक है। तो इस केस में फॉरगॉटन कितना हुआ, 0%, ठीक है। जब वो लिस्ट याद की तो उसके बाद उन्होंने जब टेस्ट किया अपने आप को कि मुझे याद है कि नहीं, तो इमीडिएटली तुरंत उसके बाद तो उनको पूरा याद था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा 20 मिनट बाद, ठीक है, 20 मिनट बाद क्या हाल था, उनको 58% याद था। तो भूल कितना गए फिर, 42%, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, 42% वो भूल गए। फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद उन्हें 44% याद था, इस 100 में से 44% याद था, यानी कि 56% शब्द वो भूल चुके थे। फिर ऑलमोस्ट 9 घंटे के बाद उन्होंने देखा, यानी कि 8.8 आवर के आसपास उन्होंने ये चीज़ चेक की दोबारा, तो उनको कितना याद था, 36%, यानी कि अब कितना भूल चुके हैं, 64 भूल चुके हैं। फिर उन्होंने चेक किया 24 घंटे के बाद, यानी कि 1 डे के बाद, ठीक है, एक दिन में। अब उन्होंने जो भी वो शब्द याद किए थे उसमें से उनको कितने याद हैं, 33% याद है बस, ठीक है। और फिर भूल कितना गए, 67%, 67% भूल चुके हैं। फिर उन्होंने ये चेक किया 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कितना, 28% उनको याद रहा, और कितना भूल गए फिर, 72%, 72% भूल चुके हैं। फिर इन्होंने ये चीज़ दोबारा चेक की 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद क्या था, 25% याद था और 75% भूल चुके थे। फिर
इन्होंने या इसको टेस्ट किया अब 1 महीने बाद, ठीक है, 31 दिन के बाद इन्होंने इसको 31 डे 31 दिन के बाद किया, यानी कि 1 मंथ, ठीक है। यहाँ पे अब ये 1 मंथ पे इन्होंने जब चेक किया तो इनको 21% याद था और ये 79% भूल चुके थे, ठीक है। तो ये इनका टेस्ट था जो इन्होंने किया। ये देखना चाहते थे कि जो मैं याद कर रहा हूँ उसको मैं किस प्रकार से भूल रहा हूँ, है ना। भूलने की प्रक्रिया, विस्मरण को, फॉरगेटिंग को वो चेक कर रहे थे कि कैसे होती है मनुष्य में। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपका डे 1 है और शुरू में एकदम से जो धारण करने की मात्रा है वो एकदम से ही घटी है ना। 100 से सीधा 58% पे आ गई है 20 मिनट के अंदर अंदर। अब आप देखो यहाँ पे कि जब उन्होंने याद की थी लिस्ट, तो तुरंत लिस्ट याद जब की थी तब तो कुछ नहीं भूले थे, 0% भूले थे, और सिर्फ 20 मिनट के बाद 42% तक, 42% तक भूल चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि 20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने कितना उन्होंने फॉरगेट कर दिया, 42% तक का, ठीक है। और अगर आप यहाँ नीचे देखें 6 डे से 31 डे के बीच में कितने सारे दिन आ गए यहाँ पे, 1 मंथ तक का जब हमने डेटा लिया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, सिर्फ 4 का। ऐसे ही हम अगर बाकी डिफरेंस भी देखें, 20 मिनट से 1 घंटे के अंदर में फिर इन्होंने जो 42 से 56 तक का भूले हैं उसमें कितना हुआ, 14। 56 से 64 में नेक्स्ट में कितना इनका डिफरेंस निकला, 8 का। फिर कितना निकला, 64 से 67 3 का, 67 से 72 पे 5 का, 72 से 75 पे 3 का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ लग रहा है, सबसे ज़्यादा तो पहले 20 मिनट में ही लग रहा है ना, 42। इतना तो कहीं पे भी नहीं है। ये 3, 5, 3, 4 तो ऑलमोस्ट एक ही रेंज के लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आ रहा है यहाँ पे भूलने में, है ना। 42 से फिर 14 में भी 1 घंटे के अंदर अंदर में इतना भूल गए, और फिर 9 आवर में 8 तक पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद जो है भूलने की दर वो थोड़ी सी आसपास ही रही है, ज़्यादा नहीं भूले। तो मैक्सिमम जो भूलने का सिलसिला रहा है वो यहाँ तक रहा है, 9 घंटे तक। आप देखो, है ना, 9 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जो 100% सीखा था उसमें से वो 64% भूल चुके हैं, ठीक है। 9 घंटे के अंदर अंदर 100% जो उन्होंने सीखा था उसमें से सिर्फ 36% उनको याद है, और 31 दिन के बाद उनको 21% याद है। तो यानी कि 36 और 21 में तो उतना अंतर नहीं है जितना 100 और 36 में है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम कुछ याद करते हैं तो हमारी जो भूलने की दर होती है वो कब होती है, शुरू में, है ना। शुरू के टाइम में हम सबसे ज़्यादा भूलते हैं कि जैसे हमने कुछ याद किया और शुरू के 20 मिनट में हम बहुत ज़्यादा भूल जाएंगे, फिर थोड़ा सा उससे कम लेकिन काफ़ी अधिक मात्रा में फिर 1 घंटे के अंदर अंदर हम भूल जाएंगे, फिर 9 घंटे के अंदर अंदर हम भूल जाएंगे। तो यहाँ तक 9 घंटे के अंदर अंदर जो हम भूलते हैं वो एक तरीके से लगा लो कि मैक्सिमम हमारी भूलने की टेंडेंसी यहाँ रहती है। उसके बाद फिर हम थोड़ा लाइक ड्रॉप वाइज कह लो, इस हिसाब से हम थोड़ा भूलते हैं, ठीक है। तो यानी कि 24 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद जितना हमें रिटेन हो जाता है, जितनी मेमोरी में बच जाता है वो काफ़ी हद तक बचा रहता है, ठीक है। 1 दिन के बाद कितना आया यहाँ पे, 72 आया ना। 1 दिन तक भी हम इतना भूल चुके थे, ठीक है। अगर 1 दिन के बाद का भी हम लगाएं तो 1 दिन तक हमें जितना मैक्सिमम भूलना था हम उतना भूल जाते हैं, और उसके बाद 28, 25, 21 इतना हमारा रिटेंशन रहता है, विच इज़ ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इनकी इस
एक्सपेरिमेंट से यही साबित हुआ कि जब हम याद करते हैं तो भूलने की जो मात्रा होती है या जो दर होती है वो शुरू के घंटों में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक दिन के बाद फिर हम बहुत कम भूलते हैं, यानी कि एक दिन के शुरू के मिनटों में, शुरू के घंटों में और एक दिन तक लगभग हम भूलना ज़्यादा प्रक्रिया तेज़ रहती है और उसके बाद बहुत स्लो डाउन हो जाता है भूलने की प्रक्रिया और हम फिर बाद में बहुत कम भूलते हैं। एक दिन के बाद अगर हमने कुछ रिटेन कर लिया तो काफ़ी हद तक वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने ऊपर। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है। अब इसके हिसाब से इन्होंने ग्राफ बनाया था जिसको बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व, ठीक है, फॉरगेटिंग कर्व, ठीक है। हरमन एबिंगहॉस ने फॉरगेटिंग कर्व दिया था, किसके फलस्वरूप? जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया था उसके फलस्वरूप, ठीक है। उससे जो उनको रिजल्ट निकल के आए फिर उसने उन रिजल्ट्स को एक ग्राफ पे प्लॉट किया और उस कर्व का नाम दिया फॉरगेटिंग कर्व या विस्मरण वक्र, ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे हम ग्राफ इन्होंने कैसे बनाया था? बिल्कुल अब आसान है ग्राफ बनाना। ठीक है, नीचे तो इन्होंने ले लिया था हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इन्होंने ले लिया था टाइम, ठीक है, कि जिस टाइम के इंटरवल पे इन्होंने अपने आप को टेस्ट किया। टाइम सिंस लर्निंग, यानी कि एक बार याद करने के बाद जो टाइम लिया वो है ये टाइम सिंस लर्निंग, ठीक है। सीखने के बाद का समय, सीखने के बाद का समय, और ये लिया किस यूनिट में? डेज की यूनिट में लिया इन्होंने, ठीक है, दिनों में इसको काउंट किया, ठीक। तो कैसे लिया? जैसे ये 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 और ये इधर करके ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ 31, ठीक है। ये 31 डे हो गया आपका। और यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड इन्होंने लिया अमाउंट रिटेन्ड, यानी कि रिटेंशन का इन्होंने लिया कि कितना जो है दिमाग में बची इंफॉर्मेशन, ठीक है, परसेंटेज में। यहाँ पे लिया अमाउंट रिटेन्ड, यानी कि धारण की मात्रा, ठीक है। इधर लिख रही हूँ मैं ये धारण की मात्रा, और किस में ली? ये परसेंटेज में ही ली, ठीक है। तो ये इन्होंने ली ऐसे बढ़ते क्रम में। यहाँ पे ये ले लिया 25%, 50%, ठीक है, 75%, 100%, ठीक है। ये हो गई रिटेंशन की मात्रा, यानी कि धारण करने की मात्रा। अब इस साइड इन्होंने लिया भूलने की मात्रा, ठीक है, यानी कि फॉरगेटिंग। तो फॉरगेटिंग, अगर हम याद करने वाले हमारे जो हैं रिटेंशन होने वाले, वो जो दिमाग में रह रहे हैं, वो अगर इस तरह बढ़ रहे हैं तो इस तरफ फॉरगेटिंग वाला घटेगा, है ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, ठीक है। जितना याद करेंगे उससे उस हिसाब से उतना हम भूलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे याद करने की मात्रा घटती जा रही थी और भूलने की मात्रा बढ़ती जा रही थी, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, याद करना और भूलना, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ फॉरगॉटन, ठीक है, अमाउंट फॉरगॉटन, अमाउंट फॉरगॉटन, ये भी परसेंटेज में है, यानी कि विस्मरण की मात्रा या भूलने की मात्रा, ठीक है, विस्मरण की मात्रा,
ठीक, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे है ये 0%, तो यहाँ पे इसका 100% आएगा, है ना। तो इसका 25% जहाँ होगा वहाँ विस्मरण का कितना होगा, 75। ठीक है, ये इधर आएगा 75, यहाँ पे 50% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये इस तरीके का इनका पहली बात तो ये ऐसे बन गया। अब इस पे कर्व इन्होंने प्लॉट किया था। ठीक है, तो कर्व कैसे प्लॉट करेंगे यहाँ पे, अब पहला टाइम कैसा है, तुरंत बाद का। तुरंत बाद का मतलब 0 टाइम, जब 0 है, बिल्कुल 0 मिनट पे है, और कितना है 100%। तो सबसे पहले एक सेकेंड, तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ आएगा, जब टाइम इमीडिएट था, कुछ टाइम पास नहीं हुआ था, तो टाइम तो यहाँ आ गया। ठीक है, उस टाइम पे रिटेंशन यानी धारण कितना था दिमाग में, 100, और विस्मरण कितना था, 0। तो पहला पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 100% था ना रिटेंशन। उसके बाद अगला क्या है, 20 मिनट्स, 20 मिनट। तो ये एक पूरा दिन है, तो इसमें लगा लो कहीं 20 मिनट बिल्कुल ही शुरुआत में यहाँ कहीं पड़ेगा। तो 20 मिनट पे कितना था, 58% का रिटेंशन था। 58 कहाँ आएगा, इसके थोड़ा सा आसपास, 50 से थोड़ा सा ऊपर, इसके सीध में ये आ गया। ठीक है, 20 मिनट पे। फिर 1 घंटे के बाद हमारा कितना, 44%। 1 घंटा अगर हम, ये 20 मिनट था, 1 घंटा अगर हम यहाँ कहीं लगाएं तो 44% कहाँ आएगा, लगभग इसके सीध में थोड़ा यहाँ कहीं, है ना। यहाँ आ गया आपका 44%। ठीक है, 1 घंटा हो गया। उसके बाद 9 घंटे के टाइम में, 9 घंटे के टाइम में कितना है, 36%। तो 9 घंटे, ये हाफ पे तो 12 हो जाएंगे, है ना। तो 9 घंटे यहाँ कहीं लगा लो। 9 घंटे पे कितना है हमारा, 36%। 36% का कुछ यहाँ इसके आसपास। फिर कितना है एक दिन का, यानी कि 24 घंटे में 33% का, यानी कि इस 1 घंटे के पॉइंट पे 33%, ये 25 है तो 33 इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और फिर 2 दिन के बाद कितना है, 2 दिन पे 28, 2 दिन पे 28, ये 25 से और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और 6 दिन पे है 25%। तो 6 दिन पे यहाँ बिल्कुल इसके सीध में आ जाएगा ये, और 31 दिन पे है 21%। तो इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना। ठीक है, ये पॉइंट्स बन गए हमारे। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ, कर्व। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो तो वो उसको समझ लेना कि ये बनाते हुए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अदरवाइज प्लॉटिंग हमने ठीक की है, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विस्मरण वक्र, यानी कि फॉरगेटिंग कर्व, जो कि हरमन एबिंगहॉस ने दिया था। और इसमें आप देखेंगे तो ये जो ऊपर का जितना भी है, ये पोर्शन, ये कौन सा है, ये आ गया विस्मरण में। ठीक है, इतना सब कुछ इंसान भूल गया है, और जो रिटेन होता है वो सिर्फ ये इतना नीचे का पार्ट, ये है खाली रिटेन्ड या धारण, और ये फॉरगॉटन। ठीक है, तो ये इनका ग्राफ था जिसका नाम इन्होंने रखा फॉरगेटिंग कर्व या विस्मरण वक्र। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है।
तो अब यहाँ से हमने क्या सीखा कि जैसे ही याद करने के तुरंत बाद जो भूलने की दर होती है वो ज़्यादा होती है, और एक दिन के बाद तो वो धीरे धीरे बहुत कम होने लग जाती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो भूलने की दर बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमें अगर याद रह जाता है तो उतना हमें याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेन पॉइंट जो फॉरगेटिंग कर्व से है निकल के आया है वो क्या है कि मेमोरी डिक्लाइंस। फॉरगेटिंग कर्व क्या बताता है? मेमोरी डिक्लाइंस रैपिडली, बहुत तेजी से, है ना, सबसे ज्यादा तेजी से होती है ना शुरू में। मेमोरी डिक्लाइंस रैपिडली एट फर्स्ट, शुरू में बहुत तेजी से डिक्लाइन होती है, एंड देन मोर स्लोली ओवर टाइम। ठीक है, मोर स्लोली ओवर टाइम। तो विसमरण वक्र में क्या बोला इन्होंने, या क्या सिद्ध किया इन्होंने इससे? कि सीखने के बाद शुरुआत में शुरुआत में भूलना तेज होता है और बाद में धीरे धीरे होता है। ठीक है, भूलना तेज होता है और बाद में धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम भूलते हैं, ये होती है हमारे भूलने की प्रक्रिया कि ऐसे ऐसे करके मतलब भूला जाता है। तो अब क्या है, अब इन्होंने ये तो बता दिया कि भूलते कैसे हैं। अब फिर इन्होंने सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखा अपने स्टडी को, अपने एक्सपेरिमेंट को। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि अब अगर हमें अपने रिटेंशन को, जो धारण हमने किया है, ठीक है, जो कम मात्रा में बचा है हमारे पास, उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर हमें अपने भूलने की मात्रा को कम करना है तो हम कैसे उसको कम करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया, वो दिया था स्पेसिंग इफेक्ट का। यानी कि स्पेसिंग इफेक्ट में क्या होता है कि हम सारा कुछ एकदम से याद ना करें, है ना, हम थोड़ा थोड़ा गैप देके, टाइम का गैप देके हम चीज़ों को याद करें और फिर हम उसको साथ के साथ रिवाइज करें। ठीक है, रिवाइज भी कैसे, जैसे एक दिन के बाद रिवाइज किया, ठीक है, थोड़ा भूलने लगे तो 2 दिन बाद फिर से रिवाइज किया, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से रिवाइज किया। तो ऐसे क्या होगा कि जो हमारी भूलने की क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी, और जो हमारा याद करने का या जो हमें रिटेन करने की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था उनका स्पेसिंग इफेक्ट का। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन स्टडी एंड रिवीजन आर स्पेस्ड आउट ओवर टाइम। ठीक है, जब हमारी स्टडी या रिवीजन जो है वो टाइम के अनुसार बटी होती है, rather than done in one continuous intensive session, बजाय कि हम एकदम बिल्कुल ओवरलोड होके अगर हम पढ़ाई करें और ये सब करें, तो उसकी बजाय अगर हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक ले लेके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पेस्ड रेपिटिशन, और जो रिवीजन करें वो भी हम गैप दे दे के करें। ठीक है, इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म रिटेंशन, इससे हमारी जो रिटेंशन होती है, मेमोरी में जो याद होती है वो ज़्यादा समय तक चलती है। ठीक है, एंड इट स्ट्रेंथन्स मेमोरी, उससे हमारी मेमोरी ताज़ा होती है, एंड रिड्यूसेस फॉरगेटिंग, और हम कम भूलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिंग इफेक्ट क्या है? वह सिद्धांत है जिसके अनुसार जब पढ़ाई और रिवीजन को एक साथ लगातार मास्ट प्रैक्टिस करने के बजाय हम समय समय पर अंतराल देकर करते हैं, या तो उससे क्या होता है, याददाश्त अधिक मजबूत होती है और जानकारी लंबे समय तक रहती है, और हमारी जो भूलने की संभावना है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ हमने देखी, स्टडी भी और रिवीजन भी। ठीक है,
स्टडी हम पहले करते हैं, याद होने के बाद हम रिवाइज करते हैं चीज़ों को, है ना। तो हमें जो अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है और रिवीजन करनी है, दोनों के लिए ये जो स्पेस इफेक्ट है ये लागू होता है कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं शुरुआत में, तब भी हम एक साथ ये नहीं कि कई घंटे लगातार बैठ के एक जगह पढ़ लें, है ना। तो उस समय फिर थोड़ी देर के बाद हमारी मेमोरी ड्रॉप कर जाएगी, जैसे कि हमने देखा उसमें, है ना। तो ये कर्व में, फॉरगेटिंग कर्व में, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा गैप दे लिया, थोड़ा पढ़ा, गैप दिया, फिर जो पहले पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज किया, है ना। ऐसे घंटों के बाद, दिनों के बाद, हफ्तों के बाद हमें एक तो जो पढ़ा हुआ है उसमें गैप रखना चाहिए और फिर जो पढ़ा हुआ है उसकी रिवीजन करनी चाहिए। और रिवीजन भी जैसे एक चीज़ आज, जैसे चैप्टर 1 आज पढ़ लिया, ठीक है, तो अब एक दिन बीतने के बाद, इनके कर्व की जो बात करें तो एक दिन बीतने के बाद हमें बहुत कम याद रहेगा, है ना। तो एक दिन के बाद उसकी रिवीजन कर ली, ठीक है, फिर 2 दिन के बाद कर ली, फिर 1 हफ्ते के बाद उसकी रिवीजन कर ली, फिर 1 महीने के बाद रिवीजन कर ली, वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम स्पेसिंग इफेक्ट से अपनी विस्मरण को कम कर सकते हैं, फॉरगेटिंग को कम कर सकते हैं और मेमोरी रिटेंशन को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने जो ग्राफ देखा था वो कैसा था, यहाँ पे भी एक ग्राफ आया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा क्या था, रिटेंशन का था, है ना। यहाँ पे फॉरगॉटन का था और यहाँ पे हमारा टाइम था डेज में, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके 31 डेज तक। तो हमारा ग्राफ कैसा आया था, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 25 50 75 100, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 75 50 25 0, ठीक है, और यहाँ पे ये 100। तो हमारा ग्राफ कैसा था, शुरू में हमने देखा था। अब हम यहाँ पॉइंट्स नहीं ले रहे, मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको याद आए, ठीक है। ऐसा था हमारा ग्राफ, है ना, मतलब एकदम ड्रॉप हो रहा था हमारा रिटेंशन का, और फिर उसके बाद लगभग ये फ्लैट जा रहा था कि फिर उसके बाद बहुत कम डिफरेंस आ रहा था रिटेंशन में, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसमें स्पेस दे के याद करते जाएंगे ना, स्पेस दे के हम रिवाइज करेंगे, स्पेस दे के हम पढ़ाई करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, तो धीरे धीरे जो ये कर्व है ना, ये आपका फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर से फ्लैट होगा, फिर और ऊपर से, इस तरीके से ये आपका जो है कर्व, इसमें कर्व की जो मोर फ्लैटनिंग है वो स्पेस इफेक्ट से आएगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से ही ये कर्व कैसे होना शुरू हो जाएगा, फिर अगली बारी में थोड़ा यहाँ से फ्लैट हो जाएगा, है ना, फिर अगली बारी में यहाँ से फ्लैट हो जाएगा, फिर यहाँ से, फिर यहीं से होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कर्व जो है वो धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, फिर ये 100% के साथ में हमारी जो है लगभग इसके सीध में आ जाती है। तो हमें लाइक जैसे पहली सिचुएशन थी जब हमने बिल्कुल नया नया सीखा था, वैसे ही हमारी मेमोरी में चीज़ हो जाती है, हम भूलते नहीं हैं फिर, ठीक। तो ये एक और चीज़ स्पेसिंग इफेक्ट से क्या होता है कि ये फ्लैटन करता है ये फॉरगेटिंग कर्व को, ठीक है, फ्लैटन करने की और टूवर्ड्स फ्लैटनिंग फॉरगेटिंग कर्व, ठीक है। फॉरगेटिंग कर्व को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा करता चला जाता है ये, ठीक है। विस्मरण वक्र को सीधा करता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हरमन एबिंगहॉस के कंसेप्ट्स। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, फिर आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो हरमन एबिंगहॉस ने क्या किया था, फॉरगेटिंग को यानी कि विस्मरण को समझने की कोशिश की थी, और इसके लिए उन्होंने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। हरमन एबिंगहॉस एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और
स्मृति और विस्मरण यानी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो भी उन्होंने ही किए थे, ठीक है। तो ये सबसे शुरू के मनोवैज्ञानिक थे इस फील्ड के, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, इन्होंने कुछ 2300 सीवीसी ट्राईग्राम बनाए। सीवीसी ट्राईग्राम क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं, ये नॉन सेंस सिलेबल होते हैं, यानी कि इनका कोई अर्थ नहीं था, ठीक है, कोई सार्थक शब्द नहीं है। इसको बनाने के लिए इन्होंने सीवीसी ट्राईग्राम बनाए। ये किस हिसाब से कि कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन स्वर व्यंजन, इस तरीके से इन्होंने बनाए। या लिख देती हूँ मैं, व्यंजन स्वर और फिर ये व्यंजन, ये इन्होंने फॉर्मेट लिया जिसके ज़रिए इन्होंने फॉर एग्जांपल ऐसे वर्ड बनाए। बीच में ले लिया स्वर यानी कि वोवेल ओ ए और साइड में कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन ले लिए। तो इस हिसाब से बी ओ के डी ए एक्स, इस प्रकार से इनके ट्राईग्राम, ट्राई मतलब 3 आ रहे हैं ना, तो ट्राईग्राम ये बनाते गए। इसको सीवीसी ट्राईग्राम का नाम दिया इन्होंने इन शब्दों को, जो कि निरर्थक शब्द थे, नॉनसेंस सिलेबल थे। कुल इन्होंने इस प्रकार के 2300 सीवीसी ट्राईग्राम बनाए, यानी कि नॉनसेंस सिलेबल 2300 बनाए। उसके बाद इनमें से कुछ ये इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इनको ये याद करते थे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बायस के। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक बार जैसे याद कर ली एक जो भी पर्टिकुलर लिस्ट इन्होंने ली, तो उसके बाद इन्होंने देखा, अपने आप को टेस्ट किया थोड़े थोड़े समय के अंतर पे कि मैं कितना भूलता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने टेस्ट किया इमीडिएटली, तुरंत ये बिल्कुल कुछ नहीं बोले, 100% इनको याद था। फिर इन्होंने 20 मिनट के बाद किया, 20 मिनट के बाद ये बहुत ज़्यादा भूल गए, लगभग 42% ये भूल गए और इनको सिर्फ 58% याद था। फिर 1 घंटे के बाद ये 44% इनको याद था और 56% ये भूल चुके थे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ये इतने अंतर पे अपने आप को टेस्ट किया और 1 महीने तक ये उन्होंने रिजल्ट देखे। तो सबसे ज़्यादा जो ये भूलने का दर था वो शुरू के 20 मिनट में था और फिर उसके बाद थोड़ा उससे कम 1 घंटे तक था और 9 घंटे तक। तो लगभग जितना इन्होंने टोटल भूला है उसका सबसे ज़्यादा जो दर इन्होंने भूली वो शुरू के 9 घंटे में भूल चुके थे। और पहले दिन तक का अगर हम डेटा लें तो वहाँ तक भी थोड़ा सा ज़्यादा दर थी भूलने की, उसके बाद भूलने की दर जो है बहुत ही कम होती गई। तो इसी तरीके से फिर इन्होंने जब इसको प्लॉट किया, ग्राफ दिया, तो उसको फॉरगेटिंग कर्व बोलते हैं या विस्मरण वक्र बोलते हैं, जिसमें ये ग्राफ इस शेप का आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ फ्लैट होना कब शुरू हुआ, फ्लैट होने का मतलब है कि लगभग आसपास ही भूल रहे हैं वो, है ना, दर कम है। यहाँ पे एकदम से गिरावट आई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 घंटे के बाद जो है वो थोड़ा सा फ्लैट धीरे धीरे होना शुरू हुआ है, ठीक। तो ये इनका फॉरगेटिंग कर्व या विस्मरण वक्र था। इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो शुरू में है भूलने की दर वो बहुत तीव्र गति से होती है, रैपिडली होती है, और उसके बाद हम जब भी कोई चीज़ भूलते हैं तो दर कम होने लग जाती है भूलने की, धीरे धीरे भूलते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए कि हम कैसे इस चीज़ को ठीक करें, हम कैसे अपनी याद करने की क्षमता को बढ़ाएं, रिटेंशन को बढ़ाएं, इसके लिए इन्होंने दिया स्पेसिंग इफेक्ट, ठीक है। स्पेसिंग इफेक्ट में इन्होंने क्या बताया कि हम अगर अपनी पढ़ाई जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, पहली बारी में लर्न कर रहे हैं, वो चीज़ अगर हम अलग अलग टाइम गैप पे करें और फिर हम रिवीजन भी अलग अलग टाइम गैप पे करें और मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, तो हमारी जो भूलने की टेंडेंसी है वो कम हो सकती है और याद रखने की बढ़ सकती है। तो उसके हिसाब से फिर इनका जो कर्व है ये इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, ये धीरे धीरे उठने लग जाएगा और कहीं ना कहीं आके वो फ्लैट बनता चला जाएगा और एक मोमेंट पे अगर पूरा याद रहा तो वो कम्प्लीटली फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिंग इफेक्ट से हमारा जो कर्व है या विस्मरण वक्र है वो सीधा होता जाता है, ठीक है। इट रन्स टूवर्ड्स फ्लैटनिंग द फॉरगेटिंग कर्व, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं ये सारी स्लाइड्स एक बारी रन कर देती हूँ आपको, हरमन एबिंगहॉस की, फिर हम आगे के टॉपिक्स करेंगे।
तो अब ये तो हमने देख लिया कि विस्मरण की प्रक्रिया किस हिसाब से होती है, जैसा कि हर्मन एबिंगहॉस ने बोला। ठीक है, अब हम देखेंगे विस्मरण के कारण, यानी कि कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग को हम थ्योरीज के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ थ्योरीज आई हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या रीज़न हो सकता है भूलने का, फॉरगेटिंग का। ठीक है, तो पहली थ्योरी है ट्रेस डीके थ्योरी, यानी चिन्ह ह्रास सिद्धांत। ठीक है, ट्रेस डीके थ्योरी को हम डिसयूज थ्योरी भी बोलते हैं, डिसयूज थ्योरी। ठीक है, या फिर अनुपयोग का सिद्धांत। डिसयूज मतलब जिसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अनुपयोग का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रेस होते हैं। ट्रेस डी के मतलब ढलना, खत्म होते जाना धीरे धीरे करके। चिन्ह है ह्रास, यानी कि कुछ चिन्ह होते हैं जो जिनका कि ह्रास होता जाता है, यानी कि वो ढलते जाते हैं, घटते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेस क्या होते हैं यहाँ पे, मेमोरी ट्रेस। ये चिन्ह कौन से होते हैं, मेमोरी के, स्मृति के चिन्ह होते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जब हम कुछ याद करते हैं, अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ फिजिकल मेमोरी ट्रेस बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम उन ट्रेसेस को यूज़ ना करें तो धीरे 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 वो वहाँ से ख़त्म होने लग जाते हैं। ठीक है, वो चिन्ह वहाँ से ख़त्म होने लग जाते हैं, और फिर हम अब उन ट्रेसेस में जो मेमोरी थी अगर उसको याद करने की कोशिश करें तो फिर हमें वो चिन्ह ख़त्म होने के बाद, ट्रेस ख़त्म होने के बाद वो चीज़ याद नहीं आएगी। ठीक है, सो मेमोरी ट्रेसेस बिकम वीकर ओवर टाइम इफ़ दे आर नॉट यूज्ड। ठीक है, अगर उन मेमोरी ट्रेसेस को यूज़ नहीं किया तो समय के साथ साथ वो मिटते चले जाएंगे, और एज द मेमोरी फेड, जैसे वो मिटते जाएंगे तो फॉरगेटिंग होती जाएगी। ठीक है, यदि सीखी हुई जानकारी का उपयोग ना किया जाए तो उसकी स्मृति छाप, ठीक है, जो चिन्ह हैं, मेमोरी ट्रेस हैं, वो समय के साथ कमज़ोर होते चले जाते हैं और फिर व्यक्ति उसे भूल जाता है। ठीक है, तो कोई अगर कहीं पे हमारे दिमाग में कोई किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई छाप है, उस छाप को अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना, बहुत दिनों तक वो ऐसे ही पड़ी, तो धीरे धीरे वो जो है धुंधली होती जाती है, वो उड़ती जाती है, वहाँ से मिटती जाती है। ठीक है, डीके होता जाता है उसका, और फिर एक टाइम आता है कि वो कम्प्लीटली वहाँ से ख़त्म हो जाती है, और फिर अब हम उसे अगर याद करने की कोशिश करें तो वो हमें याद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेस डीके थ्योरी या चिन्ह ह्रास सिद्धांत। अब इसका एग्जाम्पल अगर लें तो आपने हो सकता है अपने क्लासेस में छोटे में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज यूज़ किए हों जो सिर्फ क्लास में ही पढ़े हों। कई बार हम कहते हैं ना कि हमने सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा, आज तक लाइफ में कभी यूज़ नहीं हुआ, हमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा, आज तक कभी यूज़ नहीं हुआ। किसी न किसी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ हम बोलते रहते हैं कि हमने ये पढ़ा, आज तक कभी यूज़ नहीं हुआ, है ना। तो हम सिर्फ वहाँ पे जब क्लास में पढ़ा होगा कोई फॉर्मूला, बड़ी चीज़, या कोई हो सकता है थ्योरी, कोई थ्योरम कुछ हमने पढ़ा हो, और वो सिर्फ उसके बाद वो कहीं यूज़ ना हुई हो। ठीक है, उस मोमेंट पे तो हमने चलो एग्ज़ाम के लिए याद कर लिया, लेकिन उसके बाद उसका कहीं जिक्र ना हुआ हो, कहीं कुछ ना हुआ हो, तो धीरे धीरे वो स्मृति हमारे दिमाग से फिर चली जाती है। फिर आज के डेट में आपको वो चीज़ या वो कंसेप्ट या वो फॉर्मूला याद नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ थी। अब इस चीज़ पे एक क्रिटिसिज्म हुआ था। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या हुआ था कि कुछ साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया ये बोल के कि अगर आपका कहना ये है कि मेमोरी ट्रेस होते हैं दिमाग में, स्मृति चिन्ह होते हैं, और अगर उनको उपयोग ना करें तो धीरे धीरे स्मृति ख़त्म हो जाती है उस चिन्ह से रिलेटेड। तो फिर अब किसी ने कुछ याद कर लिया, ठीक है, और वो इंसान सो गया, और उसके विपरीत उन्होंने कुछ इंसान ऐसा लिया जो कि जागा रहा। ठीक, तो बाद में उन्होंने पाया कि जो सो गया इंसान उठने के बाद
उसकी मेमोरी में वो अभी भी है, लेकिन जो जाग रहा है उसकी मेमोरी में नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सोने के बाद तो वो उस चीज़ का उपयोग नहीं कर रहा ना जो याद किया है, लेकिन जो जगा हुआ इंसान है वो तो अभी भी उपयोग कर रहा है, अभी भी उपयोग कर सकता है ना, तो उसको वो चीज़ उतनी याद नहीं है। तो इसलिए इन्होंने इस सोने जगने के एक्सपेरिमेंट से या इस कंसेप्ट से इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कि ऐसा नहीं है कि अगर हम चीज़ को बिल्कुल ही यूज़ ना करें तो वो दिमाग से मिट जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हुआ था इनका स्लीप वेक के एग्जाम्पल से। ठीक है, सोने जगने के एग्जाम्पल से इन्होंने, कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली थ्योरी, ट्रेस डी के थ्योरी यानी डिसयूज थ्योरी। ठीक है, अनुपयोग का सिद्धांत, चिन्ह ह्रास का सिद्धांत। अगली थ्योरी थी हमारी इंटरफेरेंस थ्योरी। ठीक है, इंटरफेरेंस जैसे नाम से पता चल रहा है, एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये थ्योरी थी हस्तक्षेप का सिद्धांत। यहाँ पे ये क्या बताते हैं कि दो टाइप की मेमोरी हैं और वो एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से एक मेमोरी जो है दूसरी मेमोरी को नहीं मतलब आने देती आगे, तो जिसकी वजह से हम जो मेमोरी आगे आ रही है वो याद रखते हैं और जो पीछे रह जा रही है उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, फॉरगेटिंग हैपन्स बिकॉज वन मेमोरी इंटरफेयर्स विद अनदर। ठीक है, एक जानकारी दूसरी जानकारी के याद आने में बाधा डालती है। ठीक, तो यहाँ पे दो मेमोरी आपस में लड़ाई कर रही होती हैं और इस वजह से जो है हम भूलने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक, तो इसलिए इंटरफेरेंस होता है दो टाइप की मेमोरीज का। अब यहाँ पे ये इंटरफेरेंस जो है वो दो प्रकार का है। ठीक है, वो हम एक बार देख लेते हैं दो प्रकार का कौन सा है। इंटरफेरेंस यानी कि अवरोध या हस्तक्षेप। ठीक है, ये दो प्रकार का हो सकता है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है, या फिर रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रो का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड मूविंग, आगे जा रही है कोई चीज, फॉरवर्ड मूविंग। और रेट्रो का मतलब क्या है? रेट्रो हम कहते हैं ना, रेट्रो सॉन्ग्स, पुराने गाने सुन रहे होते हैं उसको रेट्रो म्यूजिक बोलते हैं ना। तो रेट्रो का मतलब क्या होता है? पीछे जाना, बैकवर्ड मूविंग। ठीक है, बैकवर्ड मूविंग, पीछे जा रहा है कुछ। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्रलक्षी अवरोध। ठीक है, अग्रलक्षी, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? अग्रोन्मुख, अग्रोन्मुख अवरोध। ठीक है, नाम से पता चला है अग्रलक्षी मतलब आगे जा रहा है। ठीक है, आगे की ओर चलने वाला, इसका मतलब हो गया आगे की ओर चलने वाला। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? पूर्वलक्षी। ठीक है, पूर्वलक्षी या फिर पृष्ठोन्मुख। अवरोध यानी कि ये कैसा इंटरफेरेंस है? जो पीछे की ओर चल रहा है। ठीक है,
पीछे की ओर जाने वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे पूर्वलक्षी को पीछे की ओर चलने वाला। अब इनमें होता क्या है, एक होती है हमारी पुरानी मेमोरी, पुरानी स्मृति, ओल्ड मेमोरी, एक होती है नई स्मृति यानी कि न्यू मेमोरी, ठीक है। कुछ हमारे दिमाग में पहले से कोई मेमोरी है, कोई स्मृति है, और अब हम कुछ नया और याद करने की कोशिश कर रहे हैं, नया और सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसकी भी हमें एक मेमोरी बनानी है ना। तो अब क्या होता है, हमारे पास ये दो तरह की मेमोरी हो गई, दो तरह की स्मृति हो गई, एक पुरानी एक नई। तो इसमें क्या होगा कि अब जैसे यहाँ पे इसकी बात करें हम प्रोएक्टिव की, अगर बात करें हम प्रोएक्टिव की यानी कि फॉरवर्ड मूविंग की, अब ये अगर है आपकी ओल्ड मेमोरी, ओल्ड या पुरानी स्मृति, ठीक है, और साथ में आप बना रहे हो ये कुछ नई स्मृति आ रही है आपकी, ठीक है। ठीक, अब ये जो है ये प्रोएक्टिव क्या है, ये फॉरवर्ड मूविंग है, ठीक है, आगे की ओर चलती है। तो आगे की ओर कौन चलेगी, दिमाग अगर आपका ये है जिसमें कि ऑलरेडी स्मृति है, ये आगे की ओर चलेगी, ठीक है, ऐसे आगे जाएगी आगे जाएगी। तो कौन इंटरफेरेंस पैदा कर रहा है, पुरानी स्मृति पैदा कर रही है नई स्मृति में। तो ये इस तरीके से समझो कि एक दरवाज़ा है, ठीक है, उसमें किसी को एंट्री लेनी है, लेकिन दरवाजे से भीड़ इतनी बाहर की तरफ जा रही है कि बाहर वाला इंसान अंदर नहीं आ सकता, है ना, अंदर ही इतना ज़्यादा है कि वो फॉरवर्ड मूव करते जा रहे हैं, इतनी भीड़ है कि वो ही बाहर निकलती जा रही है। तो जो अंदर जिसको जगह चाहिएगी उसको वो नहीं अंदर आने देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जो हमारी पुरानी स्मृति है वो नई स्मृति के लिए अवरोधक का काम करती है, ठीक है। तो ओल्ड इंफॉर्मेशन इंटरफेयर्स विद द रिकॉल ऑफ न्यूली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में अगर हमने जैसे कि चलो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल दूंगी। ओल्ड इंफॉर्मेशन interferes with the recall of newly acquired information, ठीक है। यानी कि जो पुरानी जानकारी है वो नई जानकारी को याद रखने में बाधा डालती है, पुरानी जानकारी नई जानकारी को याद रखने में बाधा डालती है, ठीक है। ये जो मैंने पिक्चर बनाई है ये कोई ऐसा साइंटिफिक पिक्चर नहीं है, और जो भी मैंने अभी रूम का एग्जांपल दिया वो भी कोई ऐसा साइंटिफिक नहीं है चीज़, मैंने आपको समझाने के लिए दिया है ताकि आपको ये चीज़ समझ आए, है ना। कई बारी इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोएक्टिव में अच्छा फॉरवर्ड मूविंग तो है, लेकिन फॉरवर्ड मूव कर कौन सा रहा है, नया कर रहा है या पुराना कर रहा है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कोई जब नया इंसान एंट्री ले रहा है तो ऑलरेडी पुराने इतने लोग हैं उस रूम में कि वो ही बाहर उसको पुश कर दे रहे हैं, उसको एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि अच्छा हमारी जो ओल्ड मेमोरी है वो इंटरफेयर कर रही है नई मेमोरी के साथ। इसका एक एग्जाम्पल हम जैसे देख सकते हैं कि अब जैसे ये 2026 चल रहा है ना, हम जब भी डेट लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, जैसे आज लिखेंगे हम 26 जून 2026, है ना।
27 जून 2026, ऐसे कर करके पूरे साल हम 2026 लिखते जाएंगे। जैसे ही 2027 का साल शुरू होगा, ठीक है, हमारी नई मेमोरी बन गई है कि हाँ आज है 1 जनवरी 2027, ठीक है। पुराने जनवरी में 2026 पड़ा हुआ था। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम नए साल में एटलीस्ट 1 हफ्ते तक तो शुरू में ये कई बार चैलेंज आता है कि जब हम डेट लिखते हैं तो हम फिर भी पुराना साल ही लिख देते हैं। हालांकि आपको पता है, आपकी मेमोरी में वो चीज़ है, नई मेमोरी बन गई है कि 2027 आ गया, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी आप डेट फिर भी 2026 की डाल दोगे, है ना। इसी तरीके से हर साल आपके साथ होता भी होगा, कभी ना कभी ये चीज़ हुई होगी शुरू में, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो पुरानी मेमोरी थी वो अभी भी ओवर पावर कर रही है नई मेमोरी के ऊपर, ठीक है। तो पुरानी मेमोरी जो है वो मूव फॉरवर्ड करती है इस केस में, तो उसको कहते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, बैकवर्ड मूविंग, पूर्वलक्षी पृष्ठोन्मुख अवरोध, पीछे की ओर चलने वाला, ठीक है। तो अब इसमें पीछे की ओर कौन चलेगा, पीछे की ओर इसमें चलेगी फॉरगेटिंग ऑफ ओल्ड मेमोरी ड्यू टू इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे ये फॉरवर्ड था तो पीछे की ओर कौन चल रहा है, यहाँ पे नई स्मृति चल रही है, इस साइड बैकवर्ड डायरेक्शन में आया तो नई स्मृति हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, नई स्मृति पावरफुल हो जाएगी एज कंपेयर टू ओल्ड स्मृति, पुरानी स्मृति, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरगेटिंग ऑफ ओल्ड इंफॉर्मेशन ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब ये जो हमने दरवाजे, वो जो रूम वाली बात की थी, अब अगर आप ये लगा लो कि अब ज़्यादा जो पावरफुल इंसान है वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, ठीक है, उसको अंदर एंट्री लेनी है, तो वो क्या करेगा, वो अंदर वाले को पुश कर देगा, है ना, कि चलो चलो पीछे चलो, मुझे एंट्री लेनी है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब जो नया इंसान है वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो जो नई मेमोरी है यहाँ पे वो बैकवर्ड पुश करती है पुरानी मेमोरी को और पीछे ले जाती है। तो यहाँ पे फिर पुरानी मेमोरी को हम भूलने की टेंडेंसी रखते हैं, यहाँ पे नई मेमोरी को भूलने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे पुरानी मेमोरी को भूलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हम भूलने के कारण कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो भूलने के कारण अवरोध उत्पन्न होने से हो रहा है यहाँ पे पुरानी मेमोरी, पुरानी स्मृति अवरोध उत्पन्न कर रही है नए स्मृति को याद रखने में, और यहाँ पे नई स्मृति अवरोध उत्पन्न कर रही है पुरानी स्मृति को याद रखने में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉरगेटिंग ऑफ ओल्ड इंफॉर्मेशन ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम न्यू इंफॉर्मेशन, है ना। यानी कि नई जानकारी पुरानी जानकारी को याद करने में बाधा डालती है। नई जानकारी पुरानी जानकारी को याद करने में बाधा डालती है। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे जब हम अपना नया नंबर ले लेते हैं, अगर फ़ोन नंबर, तो हम जब उस नए फ़ोन नंबर को बार बार यूज़ करने लग जाते हैं तो जो हमारा पुराना फ़ोन नंबर होता है हम वो अक्सर भूल जाते हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि पुराना फ़ोन नंबर हमें कभी याद नहीं था, हमें याद था, हमारी मेमोरी में वो है ना, लेकिन क्योंकि हमें नया नंबर जो है वो इतना याद हो गया और इतनी रिपीट हमने उसको कर लिया कि हम जो पुराना नंबर है उसको भूल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नई मेमोरी ने पुरानी मेमोरी के ऊपर बाधा डाली है, ठीक है। या फिर हमारे जैसे हम किसी भी अपने
पासवर्ड्स होते हैं हमारे, है ना, मेल के पासवर्ड या किसी भी पासवर्ड की बात कर लें, तो हम अक्सर पासवर्ड चेंज करते रहते हैं। तो जब हमें नया पासवर्ड डालने की आदत हो जाती है तो हम पुराना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो हमारा जो नया पासवर्ड है उसकी जो मेमोरी है वो पुराने पासवर्ड की मेमोरी के ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती है, उसमें बाधा उत्पन्न करती है जब हम पुरानी उस मेमोरी को याद करने की कोशिश करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रहे, जिससे आप प्रोएक्टिव एंड इंटरफेरेंस, आप ये याद रखना, लेफ्ट साइड हमेशा आपकी ये ओल्ड मेमोरी रखो, इधर नई स्मृति रखो, फॉरवर्ड इधर जाएगा, जो पहले चीज़ है वो फॉरवर्ड करेगी और नई स्मृति जो है वो बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, तो ये है इसका इंटरफेरेंस की थ्योरी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस थ्योरी क्या कहती है? अवरोध हस्तक्षेप का सिद्धांत। फॉरगेटिंग हैपन्स बिकॉज वन मेमोरी इंटरफेयर्स विद अनदर। ठीक है, अब इसमें दो मेमोरी है, नई मेमोरी और पुरानी। एक टाइम पे हमें एक तो याद है ना, तो इसमें जो एक बाधा उत्पन्न कर रही है उसकी वजह से दूसरी वाली पे असर पड़ता है जो हम भूल जाते हैं। ठीक, प्रोएक्टिव के केस में हम नई मेमोरी पे हमारी बाधा उत्पन्न होती है और रेट्रोएक्टिव के केस में हमें पुरानी मेमोरी पे बाधा उत्पन्न होती है हमारी। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद रहेगा। अगली थ्योरी है हमारी कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, विस्मरण के कारण में, रिट्रीवल फेलियर थ्योरी या क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, पुनरुद्धार विफलता का सिद्धांत या संकेत आश्रित विस्मरण। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हम रिट्रीव नहीं कर पा रहे मेमोरी को, पुनरुद्धार नहीं कर पा रहे मेमोरी का, स्मृति का, हालांकि वो हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास स्टोर्ड है, लेकिन फिर भी हम उसका पुनरुद्धार नहीं कर पा रहे, उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी जो है ना क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग हो रही है उसकी यहाँ पे, कि कुछ ना कुछ जो है संकेत हैं जिनके ऊपर वो आश्रित है, तो वो संकेत, वो हिंट हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से विस्मरण के कारण हो सकते हैं। ठीक है, फॉरगेटिंग के चांसेस हो सकते हैं। द मेमोरी इज स्टोर्ड बट कैन नॉट बी रिकॉल्ड बिकॉज द प्रॉपर रिट्रीवल क्यूज आर मिसिंग। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है ना, हम कई चीज़ भूल भी रहे होते हैं तो हम किसी को बोलते हैं थोड़ा सा हिंट दो, मुझे शायद याद आ जाए, है ना। तो इस तरीके से जो हिंट रिक्वायर्ड होते हैं उस पर्टिकुलर मेमोरी के लिए, वो हमारे पास जब पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं तो हमारी भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जानकारी स्मृति में मौजूद रहती है, होती तो है, स्टोर तो होती है, लेकिन उचित संकेत, रिट्रीवल क्यूज ना मिलने के कारण उसे याद नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास क्यूज होने चाहिए, हिंट्स होने चाहिए कुछ। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो आपको आपकी मदर बोलती हैं कि ये एक लिस्ट है शॉपिंग की, आप जाओ सुपरमार्केट और इन चीज़ों की शॉपिंग करके लेके आओ, और लिस्ट में आपको 10 आइटम देती हैं आपकी मदर। ठीक है, राइस, ठीक, चावल दे दिए, लिस्ट में क्या क्या है और क्या है, अनियन है, प्याज, टोमेटो लेके आने हैं, टमाटर लाने हैं आपको, पेन लाना है, पोहा लेके आना है, इंक लानी है, चिल्ली पाउडर लाना है, ठीक है, सॉल्ट लाना है, नमक लेके आना है, मार्कर लाना है और ड्राइंग शीट्स। ठीक है, ये लिस्ट आपकी मदर ने आपको दे दी, आपकी मम्मी ने आपको दे दी कि ये आज सुपरमार्केट से शॉपिंग करके ले आओ। ठीक है, आपने लिस्ट पढ़ ली और आप लिस्ट लेके चले गए और रास्ते में लिस्ट गुम हो जाती है आपसे। ठीक है, तो अब आप याद करने की कोशिश करोगे क्या था लिस्ट में, है ना। तो अगर आपने ये लिस्ट एक बार ही पढ़ी है तो बहुत मुश्किल है कि आपको इसमें सारी चीज़ें याद आएँ या एक आधी चीज़ याद आए, है ना, क्योंकि ये लिस्ट जो है बहुत ही रैंडम तरीके से बनी हुई है, यहाँ पे कोई क्यूज़ नहीं दिए हुए। वहीं अगर इस लिस्ट को आप इस तरीके से आपके पास होती है, या आप इसे खुद बना लेते बाद में, कि आप इसमें से
खुद देखो इसमें क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं। एक तो किचन के आइटम्स हैं और दूसरा स्टेशनरी के आइटम्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ क्यूज होते कि किचन आइटम्स और स्टेशनरी के, तो इसमें आप आराम से यहाँ लिख लेते। इसमें क्या आएगा, राइस, अनियन, टोमेटो, पोहा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, पेन, इंक, मार्कर, ड्राइंग शीट्स, ठीक है। और ये बच गया चिली पाउडर और सॉल्ट, ठीक है। इसमें भी फर्दर आपके क्यू बन सकते हैं कि राइस और पोहा आपके ग्रेन्स में आ गए, ठीक है। ये वेजिटेबल्स लेके आनी है आपको, ये आपको मसाले लाने हैं, ठीक है, स्पाइसेस, और ये आपके स्टेशनरी का सामान है ना, पढ़ने लिखने का। तो अगर आपने ये आपको लिस्ट इस हिसाब से क्यूज की फॉर्म में मिलती तो आपको बड़ी आसानी से याद रह जाता। ग्रेन्स में राइस और पोहा लेना है, वेजिटेबल में प्याज टमाटर, वैसे भी हम हमेशा प्याज टमाटर साथ में बोलते हैं, नमक मिर्च साथ में बोलते हैं, है ना। तो मसाले में नमक मिर्च लेके आना है, प्याज टमाटर लाने हैं, राइस पोहा लाना है। कितना इजी हो गया ये लिस्ट, फिर चाहे गुम भी हो जाए आपके दिमाग से गुम नहीं होगी, है ना। स्टेशनरी में आपको पता है पेन और मार्कर, ड्राइंग शीट चाहिए मार्कर वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए इंक भी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी हो गया अब आपके लिए, है ना। तो पेन याद आएगा तो इंक भी याद आ जाएगी, मार्कर भी साथ के साथ याद आ जाएगा आपको इसमें से, और ड्राइंग शीट जब ये अलग से होगी। यहाँ पे हालांकि कितना मुश्किल था ये चीज़ यहाँ से याद करना कि यहाँ पे कुछ स्टेशनरी का सामान भी है, बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये इस तरीके से हो गए क्यूज, ठीक है, कि आपको हिंट दे दिए कुछ, कि आप उसको कैटेगरीज बना दी, ठीक है। तो आपके लिए ये याद करना आसान हो गया, है ना। तो अब हमें ये चीज़ याद रहेगी। तो क्या था हमारा इसमें, मेमोरी इज स्टोर्ड बट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। अब आपने जब वो 10 आइटम की लिस्ट पढ़ी थी, आपने स्टोर तो कर लिया था दिमाग में, एक पल के लिए याद हो गया था आपको, है ना, लेकिन बाद में आप रिकॉल नहीं कर पाए थे पूरी चीज़ें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्यूज मिसिंग थे, ठीक है। वहाँ पे आपके संकेत आश्रित विस्मरण हो गया यहाँ पे आपको, ठीक है। जानकारी स्मृति में मौजूद थी लेकिन उचित संकेत ना होने के कारण आप सारे आइटम नहीं ला पाए। हो सकता है आप मैक्सिमम 5-6 आइटम ले भी आओ अपनी अच्छी याददाश्त के तौर पे, लेकिन उतने नहीं ला पाओगे जितने कि अगर आपके पास ये क्यूज या कैटेगरीज की फॉर्म में ये लिस्ट होती तब आप लेके आ पाते, ठीक है। तो इसलिए जब कई बारी क्या होता है, जब क्यूज़ की कमी होती है, जब हमने ठीक से मैनेज करके नहीं अपनी मेमोरी को रखा होता है, तब थोड़े बहुत भूलने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक ये भी कारण होता है हमारा विस्मरण का या फॉरगेटिंग का, ठीक है। अब आती है हमारी फोर्थ थ्योरी विच इज़ एनकोडिंग फेलियर थ्योरी, यानी कि कूटांकन की असफलता। एनकोडिंग कूटांकन कब होता है? पहले स्टेप में, है ना, इन्फॉर्मेशन का हमने पढ़ा, एनकोडिंग हो रही है, उसके बाद उसको स्टोर किया जा रहा है, उसका भंडारण किया जा रहा है, और फिर मेमोरी का रिट्रीवल होता है ना। अब अगर पहले ही क्षण में उसकी एनकोडिंग ही नहीं हो पाई, उसका कूट संकेतन ही नहीं हो पाया, तो फिर हम कहाँ से उस मेमोरी को याद करेंगे? वो तो फिर स्टोर भी नहीं हुई होगी हमारे दिमाग में, हमारे मेमोरी सिस्टम में, है ना। तो ऐसा कब होता है? ऐसा जनरली, और हमें लगता है कि हम भूल गए, है ना। ऐसा क्यों होता है कि कई बार क्या होता है कि अब जैसे सपोज आप क्लास अटेंड कर रहे हो ये, है ना, और एकदम से ही आपका ध्यान कहीं और चला जाए, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना, और आपको आप ये पॉइंट मिस कर दो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो थोड़ी देर के बाद आपसे अगर आपका कोई फ्रेंड पूछेगा कि ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा था क्लास में, आपको कि हाँ पढ़ा था, फिर आपसे कहेंगे अच्छा बताओ, मैंने आज क्लास अटेंड नहीं की थी, आप बताओ क्या पढ़ाया था इसमें। तो फिर आप बोलोगे कि ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, है ना। वो याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो आपके दिमाग में एनकोडिंग ही नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना। आपको लग रहा था कि आप क्लास में हो और आपने वो चीज़ ग्रहण कर ली, लेकिन आपकी वहाँ पे एनकोडिंग ही नहीं हो पाई उस चीज़ की। यानी कि जब ज़्यादातर हम जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उस टाइम पे हमें लगता है कि हाँ हमने ये चीज़ अटेंड कर ली और हमें याद रहेगी, लेकिन एक्चुअली में वो हमारे दिमाग में एनकोड ही नहीं हुई होती है, और फिर हम उस चीज़ को
अपनी मेमोरी में भी नहीं रख पाते और फिर बाद में उसको याद भी नहीं कर पाते और हमें लगता है कि हम भूल गए, जबकि ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअली में एनकोड ही नहीं होती प्रॉपरली, है ना। या जैसे कि अगर कोई आए आपसे बात करे, है ना, और आपको उसकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो और आप ऐसे हाँ हाँ करके बात करते रहें एंड बाद में टाल दें और फिर अगले दिन वो इंसान आपसे पूछे कि मैंने आपको ये पर्टिकुलर बात बताई थी, तो आप कहोगे कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो याद आपको भी पता है कि कुछ तो अपने बारे में बता रहा था वो इंसान, है ना, लेकिन क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं था, आपका ध्यान ही कहीं और था, तो वो चीज़ आपके दिमाग में एनकोड ही नहीं हुई प्रॉपरली और स्टोर भी नहीं हुई, तो इसलिए आप उसको याद नहीं कर पा रहे, है ना। तो एक तरीके से एनकोडिंग का फेलियर है, ठीक है। सो फॉरगेटिंग अकर्स बिकॉज द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट प्रॉपरली एनकोडेड, ठीक है। तो इसको भी हम बोल देते हैं कि हमें याद नहीं आ रहे या हम भूल गए, एक्चुअली उसका रीज़न ये होता है कि वो प्रॉपरली एनकोड ही नहीं हुई होती। जानकारी का शुरू से ही ढंग से कूटांकन नहीं हुआ, इसलिए बाद में उसे याद नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमें लग रहा होता है कि शायद हमारी मेमोरी में पड़ी और हमें याद नहीं आ रही वो बात, लेकिन एक्चुअली में वो कभी ढंग से कूटांकित हुई ही नहीं, ठीक है। तो ये है आपका फोर्थ, एनकोडिंग फेलियर थ्योरी या कूटांकन की असफलता। अगला है हमारा मोटिवेटेड फॉरगेटिंग थ्योरी, यानी प्रेरित विस्मरण सिद्धांत। तो नाम से ही पता चल रहा है कि खुद प्रेरित है हम किसी चीज़ को भूलने के लिए, है ना, हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमें याद ही ना आए ज़िंदगी में, ठीक है। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, प्रेरित। तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमें ये याद ही ना आए, कुछ पेनफुल चीज़ें, दर्दनाक चीज़ें, ये जिन चीज़ों में हमारी जिनको अगर हम याद करें तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील हो, है ना। तो इसमें क्या है, पीपल में फॉरगेट पेनफुल और अनप्लेजेंट मेमोरीज, व्यक्ति दुखद या अप्रिय अनुभवों को भूल जाता है या भुला देता है, ठीक है। तो ये इंटेंशनली भी हो सकता है, जानबूझ के भी हो सकता है, या फिर ये सबकॉन्शियसली भी हमारा दिमाग इस चीज़ पे काम कर सकता है, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट, ऐसे सिचुएशंस, ऐसी मेमोरीज जो कि हमें दुख दर्द देती हैं, है ना, हमारे लिए पेनफुल होती हैं, अनप्लेजेंट होती हैं, हम उनको कभी याद नहीं करना चाहते, है ना। और अगर याद आ जाए तो हम बहुत परेशान होते हैं, है ना। तो हम यही चाहते हैं कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें याद ना आए। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा ज़रूर रहा होगा, है ना। तो ऐसी चीज़ों को ये हम चाहते हैं कि हम भूल जाएं। अब या तो हम जानबूझ के उनको भुलाने की कोशिश करते हैं कि बस ये हमें याद ही ना आए, हम उस पर ध्यान ही नहीं केंद्रित करते, हम उस चीज़ को रिपीट ही नहीं करते अपने दिमाग में, तो वो ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वो विस्मरण की ओर, फॉरगेटिंग की ओर जाएगी, है ना। इतना तो हमने पढ़ लिया अभी तक। या फिर कभी कभी क्या होता है कि सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग उस चीज़ को दबाने की, रिप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन को हिंदी में कहते हैं दमन। ये क्या है, ये एक प्रकार का है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म को हिंदी में कहते हैं रक्षा युक्ति। रक्षा युक्ति, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी पे काम किया था, स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस से वो रिलेटेड थे। तो उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे कुछ, ठीक है, रक्षा युक्ति। ठीक, थोड़ा सा मैं आपके समझने के लिए थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी पेनफुल चीज़ से, किसी भी अनप्लेजेंट चीज़ से हम गुजर रहे होते हैं, या ऐसे थॉट्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, तो वो बहुत ही हमारे लिए ऐसे होते हैं कि हम उनको फेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा दिमाग जो है उन चीज़ों को, उन मेमोरीज को रिप्रेस करने की कोशिश करता है, उनका दमन करने की कोशिश करता है कि अगर वो चीज़ें, ऐसी सोच, ऐसी थॉट्स हमारे दिमाग में अगर चेतन रूप में आ जाएंगी तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, ठीक है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को रिप्रेस करके मेमोरी में कहीं दूर एकदम धकेल देता है, या फिर जैसे कई बार सपने में वो चीज़ें दिख जाती हैं, या मतलब अलग अलग तरीके
तरीके से उन चीज़ों को फिर पता किया जाता है अगर मनोवैज्ञानिक पता करने की कोशिश करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ना सिर्फ यहाँ जानबूझ के उन मेमोरीज को भूला जाता है, बल्कि जाने अनजाने हमारा दिमाग भी जो है वो इसी तरीके से काम करता है। हमारा दिमाग भी ये चाहता है कि हम किसी पेनफुल चीज़ से गो थ्रू ना करें। ठीक है, तो हमारा दिमाग भी ऐसी इस प्रकार की जो मेमोरीज हैं, स्मृति है, उसका दमन करने की कोशिश करता है, उसको रिप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, रिप्रेस में क्या होता है कि वो जो चेतना में जब वो मेमोरी है उसको नीचे धकेल के उसको सबकॉन्शियस अचेतन मन तक लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि वो फिर हमें मेमोरी में चीज़ें चेतन रूप में या कॉन्शियस रूप में याद नहीं रहती हैं। ठीक है, सो इसको कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, जहां हम खुद चाहते हैं कि हमें ये चीज़ भूल जाएं, हमें याद ना आए, प्रेरित विस्मरण सिद्धांत। ठीक है, सो ये इंटेंशनल भी हो सकता है और ऑटोमेटिकली आपके दिमाग की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉरगेटिंग का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कल की क्लास में कि हम कुछ MCQs करेंगे मेमोरी वाले टॉपिक से, स्मृति वाले टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, उससे पहले आज आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वो बताना है, रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है वो आपका, आज जो मैंने पढ़ाया है, ये जो हमने हरमन एबिंगॉस का आज का टॉपिक किया है, इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी कि इन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो आपका जो सवाल है वो ये है कि ये जो खुद पे एक्सपेरिमेंट करना होता है और फिर उस रिजल्ट को नोट करना होता है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो मेथड है, वो कौन सा मेथड है, ये आपको बताना है। साइकोलॉजिकल मेथड, विच साइकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, ये जो यहाँ पे इन्होंने मेथड यूज़ किया है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान की जो विधि यूज़ की है, जिसमें कि इन्होंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, इस विधि को क्या कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो पहली क्लास थी, है ना, जिसमें हमें मीनिंग, गोल्स, मेथड, लक्ष्य, ये सब करना था साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। उसमें मैं ऑलरेडी आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको यहाँ पे मेरे को यही बताना है, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए इसका। आपका रिप्लाई आने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊँगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो सेल्फ के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, खुद पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस प्रकार के मेथड को साइकोलॉजी में, ये कौन सा साइकोलॉजिकल मेथड या कौन सी विधि है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने नोट्स एक बार रिवाइज करना और फिर बताना। ठीक है, इस बहाने रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप बताएंगे तो मैं इसको कराऊंगी आगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज अब हम जो MCQs की बात कर रहे थे पिछली क्लास में, वो MCQs अब हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज द वर्किंग मेमोरी मॉडल। ठीक है, ये टॉपिक आपने पढ़े नहीं है, मतलब ये जो मैंने कहा था ना कि एक आधी इन्फॉर्मेशन रह गई है, तो वो हम MCQs के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग मॉडल हमने क्लास में कवर नहीं किया था, हम यहाँ MCQ में कर रहे हैं। किसने दिया था वर्किंग मॉडल, यानी कि कार्यकारी स्मृति का मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, हरमन एबिंगॉस, एटकिंसन शिफ्रिन, बैडले हिच या फ्रॉयड। ठीक है, हरमन एबिंगॉस, एटकिंसन शिफ्रिन, बैडले हिच या फ्रॉयड। अब आप देखेंगे इनमें से हम कितने नाम तो ऑलरेडी कर चुके। हरमन एबिंगॉस ने तो क्या दिया था, फॉरगेटिंग का कर्व, है ना, और स्पेस का इफेक्ट, जो हमने देखे दो चीजें। इन्होंने क्या दिया था, फॉरगेटिंग कर्व और स्पेस इफेक्ट। आज की क्लास में ही किया है हमने, है ना। एटकिंसन और शिफ्रिन ने क्या दिया था, स्टेज थ्योरी दी थी इन्होंने, मेमोरी के स्टेजेस बताए थे
ठीक है। फ्रॉयड का अभी मैंने बताया, सिगमंड फ्रॉयड का, जिन्होंने रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म वाली बात थी, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन? बेडले एंड हिच, ठीक है। बेडले एंड हिच ने वर्किंग मेमोरी के बारे में बताया था, तो इनका जो मॉडल था वो था वर्किंग मेमोरी मॉडल, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा, बेडले एंड हिच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी के इनमें से कॉम्पोनेंट क्या है? अब वर्किंग मेमोरी उन्होंने क्यों दिया था? बेसिकली बेडले एंड हिच ने, जो एटकिंसन और शिफरिन ने स्टेज वाला मॉडल दिया था, जिसमें 3 स्टेजेस की थी हमने, सेंसरी मेमोरी यानी संवेदी स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अल्पकालिक स्मृति, और लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति। ये 3 स्टेजेस की थी हमने, है ना। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने सिर्फ क्या किया था कि भाई थोड़ी देर के लिए हमारा उसमें स्टोर होता है ना, कुछ 20-30 सेकेंड के लिए इंफॉर्मेशन, और उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन इनका क्या कहना था, बेडले और हिच का, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का रोल सिर्फ इतना नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ना सिर्फ स्टोर करती है, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी करती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करती है और प्रोसेस भी करती है। तो इसलिए उन्होंने वर्किंग मेमोरी प्रपोज की थी, जो कि एक तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी के कंपैरिजन में ही उन्होंने की थी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के को और अच्छे से रिफाइन करने के लिए उन्होंने अपना वर्किंग मॉडल दिया था, वर्किंग मेमोरी का मॉडल। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी। तो अब उनके में वर्किंग मेमोरी का मॉडल था, तो उसमें स्टोरेज तो है ही, साथ के साथ उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन भी है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है, तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स भी होंगे, है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो हमने अलग से कोई कंपोनेंट्स इस तरीके से नहीं पढ़े थे, कंट्रोल प्रोसेस पढ़े थे, बट उसके कोई कंपोनेंट्स नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या होंगे? कार्यकारी स्मृति के घटकों में से कौन सा सही है? स्वनिमिक घेरा यानी फोनोलॉजिकल लूप, दृष्टि स्थानिक स्केचपैड यानी विजुअल स्पेशियल स्केचपैड, केंद्रीय प्रबंधक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, या सभी ऑल। तो उसमें जो है वर्किंग मेमोरी में, वर्किंग मेमोरी को WMB बोलते हैं, जैसे उनको STM और LTM बोलते हैं। वर्किंग मेमोरी यानी कार्यकारी स्मृति में ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। तो वर्किंग मेमोरी में आपके 3 कंपोनेंट होते हैं, यही वो 3 हैं, 1 2 3। नाम से पता चल रहा है, फोनोलॉजिकल लूप, फोनो का मतलब क्या होता है? ध्वनि, ठीक है। तो स्वनिमिक घेरा ये किसके लिए यूज होता है? ये यहाँ पे आपकी ध्वनि या साउंड को जो है वो होल्ड किया जाता है, ठीक है। साउंड ऑलमोस्ट 2 सेकंड तक, ठीक है। तो ये किसके लिए है? ये है आपका ध्वनि के लिए। साउंड इज हेल्ड, ठीक है, ध्वनि को यहाँ पे हेल्ड किया जाता है। और विजुओ स्पेशियल, नाम से पता चल रहा है, विजुओ मतलब दृष्टि, स्पेशियल मतलब स्थान, ठीक है, दृष्टि स्थानिक स्केचपैड। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे विजुअल और स्पेशियल यानी कि हमारे जो आंखें हैं, दृष्टि और स्थान है, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, विजुओ स्पेशियल, दृष्टि स्थानिक, इससे रिलेटेड। अब आता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी केंद्रीय प्रबंधक। प्रबंधक कौन होता है? जो मैनेज करता है चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो केंद्रीय प्रबंधक है, ये इन दोनों से इंफॉर्मेशन लेता है, और साथ के साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति से भी इंफॉर्मेशन लेता है और उनको फिर ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? केंद्रीय प्रबंधक ऑर्गेनाइज किस किस से ऑर्गेनाइज करता है? ये फोनोलॉजिकल लूप से, ठीक है, विजुओ स्पेशियल स्केचपैड से और लॉन्ग टर्म मेमोरी से, ठीक है। तो वो आप लिख लो यहाँ पे आपने याद करने के लिए कि ये फोनोलॉजिकल लूप, ये जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस A, B एंड LTM, दीर्घकालिक मेमोरी,
ठीक है, इनसे जो है ये इंफॉर्मेशन लेता है और उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग मेमोरी है उसका ये रोल रहता है। अब अगला प्रश्न है, द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्किंग मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी इज दैट। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति और कार्यकालिक स्मृति में मुख्य अंतर क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। अभी मैंने जब बताया कि इन्होंने क्यों दी वर्किंग मेमोरी का मॉडल, क्योंकि जो हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी या अल्पकालिक मेमोरी पढ़ी थी उसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि बस इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ सेकंड तक वो उसे स्टोर करता है और फिर वो ख़त्म हो जाती है ना, 20-30 सेकंड की उसकी ड्यूरेशन रहती है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि वर्किंग मेमोरी में स्टोर होती हैं चीज़ें और फिर उसमें प्रोसेस भी होती हैं, कुछ प्रोसेसेस भी चलते हैं, है ना, और 3 कंपोनेंट भी हैं उसके। तो इसमें क्या है ऑप्शन, डिफरेंस बताना है अब हमें वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में। STM स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर लाइफ टाइम, वर्किंग मेमोरी डज नॉट स्टोर एनीथिंग। अब STM जो है अल्पकालिक स्मृति जानकारी को जीवन भर संग्रहित करती है, जबकि कार्यात्मक स्मृति कुछ भी संग्रहित नहीं करती। तो ये तो गलत हो गया है ना, जीवन भर के लिए अल्पकालिक कहाँ संग्रहित करती है, हमने तो 20-30 सेकंड का पढ़ा था, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अगला ऑप्शन है, वर्किंग मेमोरी एक्टिवली प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, STM ओनली होल्ड्स इट ब्रीफली। ठीक है, कार्यात्मक स्मृति जानकारी का सक्रिय रूप से प्रसंस्करण करती है, यानी उसको प्रोसेस करती है, जबकि अल्पकालिक स्मृति केवल उसे थोड़े समय के लिए रखती है ना। ये हमने ऑप्शन अभी पढ़ा ही था। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस उसको रख पाती है, 20-30 सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी अल्पकालिक स्मृति, लेकिन जो कार्यात्मक स्मृति है वो एक्टिवली जो है सक्रिय रूप से उसका प्रसंस्करण करती है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, है ना। अगला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं एक बार। STM इज अनलिमिटेड, STM अनलिमिटेड नहीं होती। हमने कल की क्लास में किया था, कितनी होती है, 7 ± 2 आइटम्स, है ना। वर्किंग मेमोरी इज नॉट, तो ये वहीं गलत हो गया जब इसने अनलिमिटेड बोला। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति की क्षमता असीमित होती है, नहीं। बोथ आर लॉन्ग टर्म सिस्टम्स, दोनों ही दीर्घकालिक स्मृति प्रणालियां हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दीर्घकालिक। ठीक है, तो ये है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। अभी हमने वर्किंग मेमोरी का पढ़ लिया, अब है एक थ्योरी हमारी लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। ठीक है, प्रक्रमण स्तर दृष्टिकोण, ये किसने दिया था, तो ये ऑप्शंस हैं, बेडले एंड हिच, क्रैक एंड लॉकहार्ट, एबिंगॉस, एटकिंसन एंड शिफ्रिन। अब इसमें भी हम ये कर चुके हैं, इनमें से कितने साइकोलॉजिस्ट, बेडले एंड हिच अभी पढ़ा, क्या दी थी, वर्किंग मेमोरी, है ना। एबिंगॉस फॉरगेटिंग कर्व दिया था, एटकिंसन और शिफ्रिन ने क्या दिया था, मेमोरी का 3 स्टेज मॉडल, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया आपका, क्रैक एंड लॉकहार्ट। क्रैक एंड लॉकहार्ट ने दिया था लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी या प्रक्रमण स्तर का दृष्टिकोण। ठीक है, अगला है, एंडल टुल्विंग फेमसली डिवाइडेड लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरी इनटू विच 2 डिस्टिंक्ट सिस्टम्स। ठीक है, तो एंडल टुल्विंग थे, इन्होंने एक स्मृति को 2 भागों में डिवाइड किया था। तो वो कौन सा इन्होंने डिवीजन जो किया था वो कौन सा था, इन्होंने क्या बताया था, 2 अलग अलग प्रणालियों में विभाजित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन सी 2 अलग अलग प्रणालियों में इन्होंने विभाजित किया था, STM एंड LTM, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, या प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। क्या इन्होंने जो 2 क्लासिफिकेशन या 2 प्रणाली दी थी वो थी अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति, या घटनापरक और आर्थिकी यानी जो अर्थ से होती है ना, ज्ञान संबंधी स्मृति, या स्पष्ट और अंतर्निहित स्मृति, या अग्रलक्षी और प्रतिलक्षी। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या दिया था, इन्होंने
हमने ये पिछली क्लास में टॉपिक किया था, अगर आपको याद हो, ये है ना। तो यहाँ पे जो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेटिव है यानी प्रकट घोषणात्मक है, उसमें आपने देखा था दो स्मृति हैं, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, यानी घटनापरक और आर्थि स्मृति। ठीक है, तो ये जो थे टुलविंग, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था कि जो एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव घोषणात्मक स्मृति होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एपिसोडिक या सिमेंटिक। ठीक है, घटनापरक या आर्थि स्मृति हो सकती है। तो ये ही इसका जवाब है। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए कि एंडल एंड टुलविंग ने दिया था ये क्लासिफिकेशन एपिसोडिक एंड सिमेंटिक का। और कौन सी होती है ये आपकी एक्सप्लिसिट, है ना। यहाँ पे हमने देखा एक्सप्लिसिट को इसने ये डिवीजन दिया था। ठीक है, एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव को दो भाग में इसने डिवाइड किया था इन्होंने, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक में। ठीक, यानी कि घोषणात्मक स्मृति या प्रकट स्मृति को ये घटनापरक और आर्थिकी में। ठीक है, तो घोषणात्मक या प्रकट स्मृति, इसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, घटनापरक और आर्थिकी। ठीक है, अर्थ वाली। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने कल पढ़ा था घोषणात्मक का, घटनापरक और आर्थी वाला, वो किसने दिया था? एंडल टुलविंग ने। ठीक है, एंडल टुलविंग नाम के साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया था कि ये दो तरीके से होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास नंबर 3 में दिया था, अगर आपको याद हो तो जिन्होंने भी इसका आंसर दिया है, आई रियली अप्रिशिएट यू। एंड आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत अच्छी बात है कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को और अच्छा आंसर दे रहे हैं। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डज हेरिडिटी डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ इंटेलिजेंस? क्या हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता इंटेलिजेंस की एब्सोल्यूट लिमिट बताती है? क्या आनुवांशिकता बुद्धिमत्ता की पूर्ण या अंतिम सीमा को निर्धारित करती है? इसका मतलब कि एक वैल्यू बताती है, एब्सोल्यूट लिमिट मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू बता दी कि क्या ये ही है, आनुवांशिकता ने बता दिया इतनी इंटेलिजेंस होगी तो क्या उतनी ही होती है? तो यस, हेरिडिटी फुली डिटरमाइंस अ फिक्स्ड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, कि हाँ हेरिडिटी पूरा बताती है, हाँ आनुवंशिकता बुद्धिमत्ता के एक निश्चित स्तर को पूरी तरह से निर्धारित करती है। नो, हेरिडिटी डिटरमाइंस ओनली द पोटेंशियल रेंज वाइल एनवायरमेंट डिटरमाइंस इट्स रियलाइजेशन। ठीक है, नहीं, आनुवंशिकता केवल एक संभावित सीमा निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरण यह तय करता है कि वह वास्तविक रूप में कितनी प्राप्त होगी, है ना, कितनी उसका रियलाइजेशन होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी है। ये हम क्लास में भी कर चुके हैं, बट ये इसका करेक्ट आंसर बी है। ये हमने यहाँ भी कर लिया है दोबारा से। ठीक है, संभावित सीमा की रेंज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आनुवांशिकता हमेशा रेंज बताती है। ठीक है, और वो रेंज में कितना वो आ जा सकती है, कितनी वो चीज़ जो है उसको उसका पोटेंशियल कितना रीच होगा, कितनी रियलाइजेशन होगी, वो डिपेंड करता है कि हमारा पर्यावरण कैसा है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की क्लास। इसमें हमने ये अपना क्लास 3 वाला जो MCQ था वो भी कर लिया है, प्लस मेमोरी के कुछ MCQs हमने आज कर लिए हैं, जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ आपको दी है, और हमने फॉरगेटिंग यानी विस्मरण का टॉपिक भी कर लिया है। विस्मरण में पहले हमने समझा कि विस्मरण क्या होता है, फिर हमने देखा हरमन एबिंगॉस ने कैसे खुद पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने पता लगाया कि विस्मरण की प्रक्रिया एक्चुअली में कैसे काम करती है, हम किस प्रकार से भूलते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है। और इसके तहत उन्होंने
फॉरगेटिंग कर्व यानी विस्मरण वक्र दिया, और साथ में स्पेसिंग इफेक्ट का भी हमें रोल बताया कि अगर हम स्पेस दे दे के, गैप दे दे के टाइम में अगर हम स्टडी करें और रिवीजन करें तो हम जो है अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं और विस्मरण को कम कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी रिटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं, फॉरगेटिंग को डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़े विस्मरण के कारण, जो हमने पढ़े कुछ थ्योरीज के जरिए। ठीक है, हमने 5 थ्योरीज पढ़ी हैं उसमें और विद एग्जांपल्स किए हैं। उसके बाद हमने ये एमसीक्यूज किए हैं। ठीक, इसके साथ ही मैंने आपको आज एक क्वेश्चन दिया है कि जो हरमन एबिंगहॉस ने अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इस टाइप के मेथड को क्या कहते हैं, ये कौन सा साइकोलॉजिकल मेथड है, या ये हिंदी में अगर मैं पूछूं तो ये कौन से मनोविज्ञान की विधि है जिसमें खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करके उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है, तो ये इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और एक बार देख लेते हैं टॉपिक अपना सिलेबस का। तो आज की क्लास में हमने विस्मरण के कारण ये कंप्लीट कर लिया है टॉपिक। फॉरगेटिंग में हमारा कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग हो चुका है। ठीक है, तो हमारा ये सिलेबस में से 4th टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम करेंगे बुद्धि की प्रकृति एवं सिद्धांत, यानी कि नेचर एंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी है, समझ आई है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।